ठीक है, इसमें 3 पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ आपको क्या बताता है कि हमारे पास 2 तरह के चेक होते हैं। एक होता है कि चेक फिज़िकल है, ठीक है? और फिज़िकल चेक को क्या करता है, जो मेरा फिज़िकल चेक होता है, उसको बैंक क्या करता है कि उसकी एक इमेज बना लेता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज बना देता है और वो क्या करता है कि क्लियरिंग हाउस जो होते हैं, उनको सेंड करता है। क्लियरिंग हाउस देखता है कि किस बैंक का चेक है, ठीक है? वहाँ से उस बैंक से वो इन्फॉर्मेशन लेता है कि अगर पैसा है पर्सन के अकाउंट में, तो ये इधर वाले बैंक को क्या कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है। बट इसमें क्या होता है, जो ट्रंकेटेड चेक होते हैं, ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है कि फिजिकल चेक को हमने एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज में जो है कन्वर्ट कर दिया, वो ट्रंकेटेड चेक होते हैं। बट इसमें फिजिकल चेक तो अवेलेबल है ही ना, फिजिकल चेक तो होता ही होता है। तो एक ये चेक होता है, एक चेक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, मीन्स उसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। वो जो बड़ी-बड़ी कंपनी पे यूज़ होता है, मीन्स चेकबुक उनको इश्यू की जाती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होती है। कोई फिजिकल पेपर नहीं होता इसमें, पेपरलेस चेक होता है। तो आप कहोगे कि इसमें साइन कैसे करते हैं? जो ट्रंकेटेड चेक होता है, वहाँ तो फिजिकल साइन किए जाते हैं, पहले चेक जो है वो राइट किया जाता है, फिर उसपे साइन किए जाते हैं, फिर उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाई जाती है, जो फिजिकल चेक होता है। बट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो साइन किए जाते हैं, वो डिजिटली किए जाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ठीक है? तो अब बस यही बताया गया है कि 2 होते हैं चेक, एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज होती है ट्रंकेटेड चेक की और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। और दोनों ही चेक्स को क्लियर करने के लिए मीन्स जो आरबीआई है कुछ गाइडलाइंस इशू करती है, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि जब भी चेक्स जो है वो प्रोसेस्ड हो, उसके लिए एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स हम अप्लाई करें। तो उसके बारे में बताया गया है। फिर सेकंड सिर्फ उसने डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है, क्या मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का। कहते या तो जो चेक है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसको हम एज अ मिरर इमेज और पेपर चेक कह सकते हैं, पर कहते ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। इमे मिरर इमेज हम प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कह सकते। द एक्सप्रेशन मिरर इमेज इज नॉट appropriate. It is perhaps not even the intention that the check in electronic form should look like. मतलब ये इंटेंशन ही नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक्स बनते हैं वो ये नहीं कहते कि जो जैसे पेपर चेक है वैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, मतलब इमीडिएट उसका तो ये इंटेंशन ही नहीं है। वो तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक है उनका इंटेंशन है कि पेपरलेस जो है वो मनी जो है ट्रांसफर हो सके। उनका जो पेपर चेक है उसकी मिरर इमेज बनाने का कोई इंटेंशन नहीं है, इसलिए हम उसको मिरर इमेज नहीं कह सकते। कहता फर्दर जो पेपर चेक होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं, फिर उनकी मिरर इमेज बनाई जाती है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो है वो जनरेट की जाती है। तो जो एक्सप्रेशन है मिरर इमेज मे बी सब्स्टिट्यूटेड, कहता है उसको सब्स्टिट्यूट करो किससे, इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिक। उसको मिरर इमेज नहीं बोलो, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक को इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिक बोल सकते हो, विच लुक लाइक और एनी अदर एक्सप्रेशन दैट कैप्चर द इंटेंशन एडुकेटली। ये उसकी इंटेंशन को एडुकेटली कैप्चर कर रहा है। बस ये कहानी बता रही है। पहले क्या बताना है, फिर दो तरह के चेक होते हैं, ट्रंकेटेड चेक के होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को हम मिरर इमेज नहीं बोल सकते, क्योंकि ये उसकी इंटेंशन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म चेक की इंटेंशन नहीं है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिक उसका बेस्ट जो है फॉर्म कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिक है, ठीक है, जो उसकी इंटेंशन को भी कैप्चर कर रहा है। बाकी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो चेक होते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं उसमें, ठीक है, और विद और विदाउट बायोमेट्रिक सिग्नेचर मींस थंब इम्प्रेशन, या ऐसा हो सकता है कि थंब इम्प्रेशन लगे, हो सकता है नहीं लगे, ठीक है। एंड असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, क्रिप्टो सिस्टम होता है जिसमें पहले चेक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसके पास जाता है वहां जाके ही वो डिक्रिप्ट होता है, ठीक है। इनक्रिप्ट फॉर्म बताई थी ना मैंने, कोड में चेंज हो जाता है। फिर जहां पर जिसके लिए वो इंटेंडेड होता है, जब वो चेक को खोलता है तो वहां पर वो अपना एक पासवर्ड डालता है, तभी वो डिक्रिप्ट होता है। दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। इसके थ्रू जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कहाँ इंसर्ट की गई है, आईटी एक्ट 2000 में डेफिनेशन इंसर्ट की, उसको इमेंड किया गया 2008 में, जो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी एक लीगल इन्फोर्समेंट है उसका,
लीगल माना जाएगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी करते हो। पहले सिर्फ ट्रंकेटेड चेक होते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, उनको इन्फोर्सिबिलिटी देने के लिए हमारे आईटी एक्ट में चेंजेस किया गया। तो अल्टीमेटली 3 पैराग्राफ है। पहले में 2 चेक्स के बारे में बताता है, सेकंड में वो बताता है कि उसको मिरर इमेज नहीं बोला जा सकता, थर्ड में बताता है कि उसको लीगली इन्फोर्सिबिलिटी देने में आईटी एक्ट में क्या किया गया, चेंज किया गया। दैट्स ऑल। दिस इज कॉल्ड, आपको 2-3 मार्क्स का आ सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 80-81। ये आपको या ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वैसे भी बोल सकता है, डिफाइन करो, तो आपको यही लिखनी है। कोर बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है। बैंकिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, एडवांसेस देता है, हमारे पे आप पर ट्रांसफर करता है अमाउंट को, हमारे पे आप पे कलेक्ट करता है पैसा, क्लियरिंग का भी काम करता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमें लेटर ऑफ क्रेडिट, जो गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट जब आप कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, गारंटी जब कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जहां हम कहें कि और बहुत सारी अदर बैंकिंग सर्विसेज होती है, जैसे बैकएंड के ऑपरेशंस करने, रिटेल बैंकिंग करनी। ठीक है, आपका विड्रॉ डिपॉजिट्स वगैरह करना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके पैसे को मैनेज करना, अपने खुद के रिस्क को मैनेज करना, या कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो है बैंक देता है, जैसे लोन देना, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देना, आपके क्लेम्स को सेटल्ड करना, लोन अप्रूवल होता है उसकी अंडर राइटिंग मीन्स देखना कि कितनी क्रेडिबिलिटी है आपके कस्टमर की, आपको नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, और इंश्योरेंस ब्रोकिंग का भी आज की डेट में बैंक हमें वर्क करते हैं। तो दीज आर द सम काइंड्स ऑफ ए बैंकिंग सर्विसेज। तो कोई भी कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। एक तो उसका कॉमन डेटाबेस होता है, ठीक है, जो उसकी ब्रांचेस है वो एज ए डिलीवरी चैनल काम करती हैं, और आपका जो डेटा सेंट्रलाइज्ड है वो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आज की डेट की बैंकिंग इंडस्ट्री की नीड को मीट करता है, और एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करता है। और अब जो है इसके आने की वजह से जो कस्टमर है वो बैंक का कस्टमर है, नॉट ए ब्रांच, राइट। और ये मॉड्यूलर इन स्ट्रक्चर होता है, जो भी अगर कोई बैंक ट्रेजरी में नहीं इन्वॉल्व है या फॉरेक्स में नहीं डील करता तो वो उस मॉड्यूल को ना लगाए। इन स्टेप्स में भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इसने अपने आप को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी जो है वो क्या किया है, इंटीग्रेट किया। जैसे सेबी, सेबी के साथ इंटीग्रेट करने से क्या है, वो अपने कस्टमर के डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीबीएस, मतलब कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फेनेकल हो गया, फिनवन हो गया, फ्लेक्स क्यूब हो गया, बेनेक्सिस और बैंक मेट, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो ऑलरेडी रेडीमेड मिलते हैं। कोर बैंकिंग सर्विसेज जो होती हैं उनके की मॉड्यूल्स, वैसे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बट की मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, हमें मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड सिस्टम, डेटा वेयर हाउस, ठीक है। और बैकएंड पे क्या क्या लगे होते हैं, ब्रांचेस काम करती है, बैंक ऑफिस काम करते हैं, एटीएम स्विच काम करते हैं, ये सारा कुछ ये फ्रंट एंड पे आ गया, ये बैक एंड हो गया आपका, या इतना बैक एंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया। और बीच में क्या आता है, सेंट्रल सर्वर आता है, जिसके थ्रू ये क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। कहता है क्योंकि सीबीएस आने से टेक्नोलॉजी ने बैंक में कौन कौन से बैंक की सर्विसेज में कौन कौन से फीचर्स ऐड किए हैं। एक तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है अब क्या हो जाती है, ऑनलाइन रियल टाइम में प्रोसेस होती है, रियल टाइम में ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है, इमीडिएटली प्रोसेस हो जाती है, हमारा डेटा जो है साइमल्टेनियसली अपडेट भी हो जाता है, ठीक है। और सारे ऑपरेशन सेंट्रलाइज्ड होते हैं, हम कहीं से भी रिमोट इंटरेक्शन कर सकते हैं। और जो ऑथराइजेशन है वो एप्लीकेशन ऑथराइजेशन जो है हमें फिजिकल बैंक को विजिट नहीं करना पड़ता, हम कहीं से भी अपना नॉमिनेशन जो है असाइन कर सकते हैं। अब जो क्लोजिंग होती है बैंक की डेली, हाफ ईयरली या एनुअल कर सकते हैं। हमारी जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाती है, मींस हमारी कोई ईसीएस है, हमारा कोई भी लोन की अमाउंट डिडक्ट होनी है वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगी अगर हमने वो इंस्ट्रक्शन दे रखी है, ठीक है। अगर हमने कोई चेक स्टॉप कर रखा है तो वो चेक जो भी लगेगा वो अपने आप स्टॉप कर देगा। और ऑटोमेटिकली जो है हमारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाती है, और हमारा कस्टमर कहीं से भी बैंकिंग सर्विसेज को जो है एक्सेस कर सकता है।
तो की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स कौन कौन से बैंक में यूज होते हैं? हमारा डेटाबेस होता है, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, सिक्योरिटी सर्वर, ठीक है। और जो कनेक्टिविटी होती है कॉर्पोरेट नेटवर्क की इंटरनेट के साथ होती है। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स है। जब भी सीबीएस बनता है उसमें ये सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर क्वेश्चन आए की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ सीबीएस, सिर्फ अपने कंपोनेंट्स ही लिखने हैं। नेटवर्क सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जहाँ ब्रांच और डिलीवरी चैनल्स होते हैं। फिर हमने सारे सर्वर, जो सर्वर्स यूज होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, वो सारे फंक्शन यहाँ पर कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। यहाँ से सारे सर्वर्स आप देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो एक्सप्लेन करने के लिए बोले कि आईबीएस और आईबीसीएस को एक्सप्लेन करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी हमने सीबीएस का इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो उसके लिए मैंने आपको क्या दिया था? पास द सुआ, ठीक है। पी मतलब प्लानिंग, ए मतलब अप्रूवल, एस मतलब सिलेक्शन, डी मतलब डिजाइन डेवलप, ठीक है। और मैम इसमें टी, आई और एम भी था। अच्छा, द आई एम सुआ। आई मतलब डिजाइन, टी एम था ना, इम्प्लीमेंटेशन। टी आई, अपना टी आई था ना, टीम टीम। पास हाँ, द टिम पास टू। द टीम सुआ, पास द टीम्स हुआ। हाँ, टी मतलब अच्छा। टेस्टिंग, आई मतलब इम्प्लीमेंटेशन, एम मतलब मेंटेनेंस, एस मतलब सपोर्ट, यू मतलब अपडेट और ए मतलब ऑडिट, ठीक है। पास द टीम्स हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई केस स्टडी बोल देगा कि ये बैंक है, वो आने वाले टाइम में एक सॉफ्टवेयर को जो है वो डिजाइन करवाना चाहती है, तो उसको क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो ये सारे स्टेप्स आपको वहां पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सीबीएस जब भी कोई भी कोर बैंकिंग सिस्टम आता है तो उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, हमने देखा था। ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, क्रेडिट रिस्क हो सकता है, मार्केट रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, राइट। फिर आईटी में मैंने आईटी रिस्क आपको करवाई थी, तो आईटी में ये वाले रिस्क आ रहे हैं आपको। अभी सिर्फ आपने पॉइंट याद करनी है, जब रिवीजन करेंगे तो फिर देखेंगे कि बीच में क्या क्या लिखा हुआ था, क्रेडिट रिस्क कौन सा था, ऑपरेशनल रिस्क। अभी सिर्फ पॉइंट याद करने के लिए दे रही हूँ। आईटी रिस्क क्या है? उसकी ओनरशिप असाइन करनी, ऑथराइज प्रॉपर्ली करना, ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर प्रॉपर्ली फॉलो करनी, जब ट्रांजैक्शन हो रही है उसका रिस्पांस टाइम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ये सारे आपके कौन से थे? आईटी रिस्क। फिर मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग में 3 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। पहले मनी को प्लेस किया जाता है, फिर उस पे लेयर ट्राई जाती है, फिर दोबारा से उसको इंटीग्रेट करके अपने पास लेके आया जाता है। साइबर क्राइम वो क्राइम होता है जो इंटरनेट के थ्रू किया जाता है, उसके बहुत सारी एग्जांपल्स दे रखी हैं उसने। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक इमेज की बात की। आरबीआई के मेन जो है फंक्शन क्या होते हैं? वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है, रेगुलेट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और हमारी करेंसी को इशू करता है। मामला जो 2002 है उस एक्ट में सेक्शन 3 बताता है कि किस किस पर भी अप्लाई होगा। सेक्शन 12 बताता है कि कौन सी जो बैंक पर क्या क्या ऑब्लिगेशन है। सेक्शन 13 जो है डायरेक्टर्स की पावर के बारे में बात करता है। सेक्शन 63 जो है वो ये पनिशमेंट बताता है अगर हमने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। 70 बताता है कि अगर कंपनी ने कोई ऑफेंस किया तो उसमें कौन कौन से जो है लाइबल होंगे उस ऑफेंस के लिए। फिर हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की बात की कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिकली डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिकली लीगल इन्फोर्समेंटी देने के लिए 2000 एक्ट आया। उसके लिए फिर हमने सेक्शंस किए। सेक्शन 43 जो है वो पेनल्टी या कंपनसेशन बताता है कि अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम का आप डैमेज करते हो। 43 ए किसकी बात कर रहा है? अगर आप कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या उनके प्राइवेट डेटा कस्टमर को नहीं रिटेन कर पाए। 65 अगर आपने टेम्पर कर दिया, अगर आपने कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस किया। 66 बी जो है अगर आपने कोई स्टोलन कंप्यूटर डिवाइस को यूज किया, या आपने 66 सी करता है कि आपने आइडेंटिटी मतलब किसी का डिजिटल सिग्नेचर चोरी किया। 66 66 डी अगर आपने किसी की कह लो पर्सन की आइडेंटिटी को मतलब आपने यही प्रिटेंड किया कि आप कोई और पर्सन हो, तो आपने कोई नुकसान उसको पहुंचाया। और 66 ई जो है वो प्राइवेसी का वायलेशन अगर किया, ये कंपनी पे एम्प्लॉय कंपनी पर लगता है। तो ये सेक्शन आपको जरूर याद करने हैं, ठीक है। एक बार ये मैं आपको शेयर करूंगी, इसमें जितने पॉइंट्स हैं इसमें इसमें सिर्फ बता रही हूँ। एक तो डायग्राम आपका होमवर्क है और इसमें जितने पॉइंट्स है वो याद करने हैं।
तो जब हमारी 17 को 12 ओ क्लॉक क्लास होगी, पहले मैं आपसे ये सारा सुनूंगी, ठीक है, और डायग्राम्स आपके चेक करूंगी, फिर 5th चैप्टर जो है मॉड्यूल का, उसको मैं थॉरोली रिवाइज करवाऊंगी आपको।